नेहा की सहेली शीतल की शादी तय हो गई थी। शीतल लव मैरिज कर रही थी और वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही खुश थी। यार नेहा, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो गई। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें दो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे की सारी बातें शेयर करते हैं। फिर आसानी से हम शादी करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो काफ़ी समय से हमारे साथ होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तेरी तो लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज ही करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो शीतल, नीरज ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली और वहीं सेटल हो गया। इसी वजह से मेरा प्यार पे से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज करनी ही होगी। अब चल, मैं चलती हूँ। मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। वो मुझे समीर के साथ मार्केट जाना है। शीतल की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं नेहा थोड़ी उदास थी, क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़की से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर नेहा के मन में बहुत से सवाल थे। फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी हो जाती है और इधर नेहा का रिश्ता भी तय हो जाता है। संजय बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है। ज्वेलरी का पूरा शोरूम अकेले ही संभाल रखा है। हमारी नेहा बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 20 दिनों के बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। फिर उसके बाद 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। फिर 20 दिन बाद शादी का सुनकर नेहा घबरा जाती है, क्योंकि वो संजय को अभी ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी संजय से ज़्यादा बात हुई थी। अरे यार, सॉरी नेहा, मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। वो क्या है ना कि समीर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। बोल रहे थे कि पहले वो खा लो, फिर उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती ही हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फ़ोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? वो शीतल, मेरी शादी पक्की हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? 20 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी लड़के को जानती भी नहीं है। वैसे तू संजय से मिली है क्या? नहीं, बस वहीं जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की सी बात हुई थी। हाँ, उनका फ़ोन आया था। बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं, तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं। अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना, मैं कितनी खुश हूँ। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। मेरी नज़र में तो लव मैरिज ही अच्छी है, पर कोई नहीं। शीतल की अटपटी सी बातें सुनकर नेहा और परेशान हो जाती है। उस दिन संजय उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूँगी। अच्छा ओके, तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता। बताओ तो, दोबारा भी नहीं पूछा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। नेहा वॉशरूम चली गई। फिर कुछ देर बाद जब वो लौटी तो वो हैरान थी। खाने की टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो नेहा को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? वो दरअसल आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो गोलगप्पे भी बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खा लेंगे, पर वो मैं तुम्हें एक फेमस जगह है वहां से खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले। खट्टे पानी वाले? चलो मैं भी एक दो खा लूंगा। वैसे नेहा, बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें
हर तरह से खुश रखूं। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि संजय उसे इतना प्यार करेगा। फिर उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन नेहा ने संजय के साथ बहुत एंजॉय किया। संजय ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी और शादी की सारी शॉपिंग भी संजय और नेहा ने एक साथ की। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद नेहा ने सारे घर की जिम्मेदारियों को अकेले ही संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल खाना बनाना भी नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। नेहा की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते नेहा अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारियां नेहा बहू ने की है। इसने मुझे किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों की रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे शीतल को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में वक्त लगता है। फिर एक दिन नेहा और संजय एक शादी में गए थे, जहां शीतल भी समीर के साथ पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पूरी शादी में संजय नेहा का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख शीतल और नेहा की गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। अब लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है वो है एक अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में अपने आप ही प्यार आ जाता है। बस जरूरत होती है अपने आपसी प्यार और एक दूसरे की दिल की भावना को समझने की। पायल की अभी अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात के अगले ही दिन उसका पति विदेश चला गया। तब वो अकेली रह गई। शादी से पहले मैंने कितने अच्छे सपने देख रखे थे। मैंने सोचा था विमल मुझे हनीमून पर ले जाएगा, हम लोग विदेश घूमने जाएंगे। तभी वहां पर पायल का ससुर आ गया। क्या हो गया पायल बहू, बड़ी परेशान लग रही हो। अब आप ही देखिए ना ससुर जी, हमारी नई नई शादी हुई है और विमल आज सुबह ही विदेश निकल गए। मैंने कितने सपने देखे थे। अरे बहू, यही ना कि तू विमल के साथ हनीमून पर जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सोच रही है ना तू। ससुर जी, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। अरे बहू, इसमें इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं। पायल, हम लोग मॉडर्न हैं और अगर तुझे विदेश ही घूमना है तो मैं तुझे घुमा देता हूँ। ससुर जी तो थोड़ा ठरकी टाइप के लगते हैं। मैं जाकर सासू माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर पायल अपनी सास के कमरे में चली गई। माँ जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है। यही ना कि विमल शादी होते ही बाहर चला गया। अरे हम लोग भी इसी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। विमल के बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी, पर लेकिन आप ससुर जी को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है ससुर जी थोड़े ठरकी हो गए हैं। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? सासू माँ, मुझे उनके बारे में बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ? और जब मैंने उनसे विमल की शिकायत की तो ससुर जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो हनीमून पर। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझे घूमने के लिए ही तो बोल रहे थे। ये सुनकर पायल को और सदमा लग गया। तभी उसकी ननद उसके पास आ गई। अरे ननद जी, आप दिन भर कहाँ थी? कहीं नहीं भाभी, बस वो चौराहे पर खड़ी थी। मैं सोच रही थी कि कोई बॉयफ्रेंड पटा लूं, पर कोई पटा ही नहीं। छी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अब सब छोड़ो आप, चलिए हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों को आखिर हो क्या गया है? सबके सब ठरकी हैं। बहू, मुझे पता है कि विमल नहीं है, इस वजह से तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तू चल मेरे कमरे में। फिर ये सुनकर पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे चौंक क्यों रही हो?
अरे दरअसल वो मेरे कहने का मतलब था कि मेरे कमरे में चल, वहाँ पर तेरी सासू माँ और मेरी बेटी है, हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे, तेरा मन बहल जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, वो विमल का फ़ोन आने वाला होगा तो मैं उनसे बात करूँगी। मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज़। और ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, अगर तुझे कहीं घूमने का मन हो तो बता देना, मैं टिकट करा लूँगा। अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर उसका ससुर चला गया। पायल ने उसी वक्त अपने भाई अजय को फ़ोन करके अपने ससुराल बुला लिया। फिर अगली सुबह। अरे पायल, तुमने अचानक मुझे बुला क्यों लिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे, अब अपने भैया को तो अपने ससुराल वालों के ठरकपन के बारे में बता नहीं सकती। किसी बहाने मैं कुछ दिनों तक अपने भाई को यहीं रोक लेती हूँ। अरे क्या हुआ पायल, क्या सोचने लगी? कोई प्रॉब्लम है तो बता। अरे वो तेरे जीजा जी शादी के दूसरे दिन ही अमेरिका ट्रिप पर निकल गए। तब से हमारी बात ही नहीं हो पा रही। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की थी, और मैं बोर हो रही थी तो इसलिए तुझे बुला लिया। तभी वहां पर पायल की सास और ननंद आ गए। अरे अजय, तुम कब आए? बड़े हैंडसम लग रहे हो। हाँ हाँ, सच में माँ, अजय जी तो बड़े हॉट लग रहे हैं। चलिए, आप हमारे कमरे में चलिए, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन पायल खिड़की से सब कुछ देख रही थी। अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। मेरे ससुराल का हर एक सदस्य ठरकी है। पता नहीं ये लोग मेरे भैया के साथ क्या करने वाले हैं। अरे बेटा, तुझे चौराहे पर नहीं जाना है क्या? और हाँ, याद रहे जो बाबा जी ने कहा है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें जरा भी चूक गए तो पूरी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। मैं अजय जी से बात करती हूँ, तू जा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं जाती हूँ चौराहे पर। तब तक आप इनसे बातें करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। पायल तुरंत वहां से हटकर अपने कमरे में चली गई। अभी तक तो मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाले ठरकी हैं, पर अब मुझे लगने लगा है कि ये सब के सब पागल हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पागल खाने में कर दी है। अजय बेटा, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए मैंने इस उम्र में भी अपना फिगर मेंटेन रखा है। अब क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी बहन की सास हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कि तभी उसका पति विमल घर आ गया। अब कहीं आप भी तो बाहर दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े थे? पायल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, और तुम दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने की बात कर रही हो? अरे वो मैंने गुस्से में बोल दिया। चलिए अंदर चलिए, आराम कर लीजिए, आपको कल फिर कहीं जाना होगा। नहीं पायल, अब मैं इसी शहर में रहकर काम करूंगा। यहाँ तक कि कंपनी को मेरा काम इतना पसंद आया कि अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। आज से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। तभी वहां पर पायल की सास, उसका ससुर और ननंद वहां आ गए। बहू, ये सचमुच चमत्कार ही है। बचपन में ही हमने इसे हॉस्टल भेज दिया था। कॉलेज की पढ़ाई भी इसने पेरिस में रहकर ही की है, और जब से इसे नौकरी मिली है तब से कभी इस देश में रहता है तो कभी उस देश में। इसीलिए इसने हमें कभी वक्त ही नहीं दिया। यही सोचकर हमने विमल की शादी कर दी। हमें लगा कम से कम अपनी बीवी को टाइम देने के बहाने ये घर में तो थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन शादी होने के बाद भी ये विदेश चला गया। हाँ बहू, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें बाबा गौरीदास जी के बारे में पता चला, और तब हम उनसे मिलने गए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसा टोटका बताया जिसे हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें करना पड़ा। कैसा टोटका सासू माँ? बहू, कुछ दिनों से तुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा होगा ना। तुझे लग रहा होगा कि तेरे ससुर जी ठरकी बन गए हैं। मैं ठरकी बन गई हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी ठरकी बन गई है। ये सब कुछ उस टोटके का ही हिस्सा था। बाबा जी ने कहा था कि अपनी बहू के सामने ठरकपन दिखाना। कुछ दिनों तक कोई भी लड़का दिखे उसके सामने ठरकी बन जाना, और कुछ ही दिनों बाद तेरे बेटे का मूड बदल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ये थोड़ा पागलपन जैसा लगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हाँ बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है,
पर इस टोटके की वजह से मुझे तेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ी जिससे तू मुझे ठरकी समझ ले। यहाँ तक कि तेरी माँ ने भी तेरे इस भाई के साथ ठरकपन दिखाया। मेरी बेटी तो अपने भाई का टाइम पाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि वो ठरकपन दिखाने के लिए चौराहे पर जाकर खड़ी होती थी और लड़कों को छेड़ने लगती थी। अब लेकिन कुछ भी कहो, ये टोटका काम कर गया। हम सबको माफ कर दो बहू। फिर अगले दिन विमल पायल के साथ हनीमून पर चला गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। भाभी, ओ भाभी, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी चलो, माँ बुला रही है। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मुझे जरूर डांट पड़ेगी। बस रुको, ये लाइनर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। और ये कहकर घर की नई नवेली बहू हेमा वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननंद रेशमा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे बाप रे भाभी, आपकी तो पलकें निकल गईं। नहीं रेशमा, ये नकली पलकें हैं। ये देखो, इन्हें ऐसे ही आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर और ये मेकअप किट। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितना सारा मेकअप का सामान है। मेरे पास तो एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 2 साल पहले। पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं और कितना अच्छे से रहती हैं। हाँ भाभी, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना खुद करती है और ना ही मुझे करने देती हैं। ओहो, अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। लेकिन भाभी, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना आता ही नहीं। तो फिर चलो यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद रेशमा कुर्सी पर बैठ गई और हेमा भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गईं कि बाहर उनकी सास उनका इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक रेशमा हेमा को लेकर बाहर नहीं आई तो रेशमा की माँ सुनीता खुद हेमा के कमरे में आई और ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। रेशमा, तुझे किस लिए भेजा था यहाँ? ये लीपा पोती करवाने के लिए? वो माँ वो मैं बस थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे ही। माँ जी, आप रेशमा पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। ये देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में ही कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर एक नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए रेशमा, अब जा, सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबको चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर रेशमा डर गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही सुनीता ने हेमा से कहा, ए बहू, खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, भला मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे कामकाज छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई तेरी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो, जितना चाहे उतना खर्च करती हो। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी बस, मुझे तुमसे और बहस करने का शौक नहीं है। बाहर सभी घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखाना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस ही चले जाएंगे। और ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे हेमा भी घर के बाहर आ गई। सुनीता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा धीरज और छोटी बेटी रेशमा। धीरज और हेमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। सुनीता हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं सकती।
और ना ही धीरज उसके खर्चे को उठा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमा की सोच इससे बहुत ही अलग थी। हेमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम नहीं रह पाओगी। हर बात बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। और तुमने देखा नहीं बेचारी रेशमा को वो कैसे डरा धमका कर रखती हैं। तुम मेरी मानो तो। नहीं धीरज, जैसा भी है, लेकिन हम माँ जी और रेशमा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और हमारे अलावा उनका है ही कौन। बस यही सोचकर मैं चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है हेमा, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से उन्हें एक अजीब सी चिढ़ हो गई है। कोई बात नहीं धीरज, मैं समझती हूँ, और मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उफ, आज फिर ज्यादा पानी डल गया। अब क्या करूँ? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स रेशमा, सच में अगर तुम ना होती तो क्या होता मेरा। अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? वो मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्त लगाती हैं, पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा, तो फिर जाने दो। आज तो माँ सत्संग में गई हैं, तो लगा सकती थी, पर हर रोज कैसे लगाऊंगी? अरे पगली, तुम खुद को नहीं लगा सकती, पर मुझे तो लगा सकती हो। मतलब ये ननन जी कि जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। हेमा की बात सुनकर रेशमा बहुत खुश हो गई, और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ननंद भाभी सुबह सवेरे ही किसी काम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इस बात का पता सुनीता को नहीं था, और इसलिए अब सुनीता को एक एक पल भारी हो रहा था। वो रेशमा और हेमा दोनों पर बरसने वाली थी। और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। रेशमा, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग को ठिकाने लगा दूं। क्यों री, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहे, लेकिन तू नहीं मानी। बता बता, क्यों लेकर गई इसे ब्यूटी पार्लर? अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा रेशमा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ। और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं, बल्कि मेरे साथ रेशमा के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? रेशमा का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो रेशमा को कभी जाने नहीं देती। माँ, मैंने और हेमा ने रेशमा को एक अच्छे कॉलेज से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी ये? तेरी बीबी जैसे बनेगी। नहीं माँ जी, रेशमा मेरे जैसी नहीं, बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारी रेशमा फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है इसने। और फिर रेशमा ने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुपकर किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच तो ये है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी ही नहीं, दोस्त भी है, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत थी। रेशमा की बातों ने इस बार सुनीता के दिल को झकझोर दिया, और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी था। उसने रेशमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर हेमा की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए हेमा से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी।